अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम डेविएशन केस। मैक्सिमम डेविएशन केस में क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन का एक कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ये एंगल क्या होनी चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट I1। तो I1 जब सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो कितना होगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हम लिख देंगे। उस केस में आपको I2 फाइंड करना है। मान लो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 फाइंड करना है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, व्हेन I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, I2 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए इस बाउंड्री पे। फिर यहाँ पे इधर R1 चला जा रहा है, फिर यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। इसका अभी वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूँ। स्पेसिफिक क्या बन रहा है, ये I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। इसमें I2 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे पहला सरफेस पे, तो आपको क्लियर कर पता चल जाएगा। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, एयर है। ठीक है, हमने एयर एंड इस मटेरियल के लिए ये जितने सारे फॉर्मूले हमने अप्लाई किया है, बनाया है, निकाला है, ये सब हमने एयर और उस मीडियम के लिए निकाला है और कुछ भी नहीं। अगर सराउंडिंग कुछ और होता तो कहानी कुछ और होती है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन 90 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1। क्या लिखेंगे, म्यू साइन R1। सो इससे आपको पता चल जा रहा है कि साइन R1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है जी, ये क्या आ रहा है, 1 बाई म्यू वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइंड करना है I2 की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो उस केस में अब R2 की वैल्यू अब देखिए क्या हुआ। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी होगी। अब सेकेंड सरफेस पे हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को। तो क्या करेंगे, म्यू साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस केस में अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, या R1 R2 से रिलेशन हम जोड़ के भी लिख सकते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू साइन R2। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, म्यू की वैल्यू वहां भी हम यूज कर सकते हैं। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आएगी, साइन इनवर्स म्यू के बदले हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन साइन R2। यहाँ लिखेंगे साइन R2 और यहाँ लिखेंगे साइन R1। ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ क्या, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इन द मैक्सिमम डेविएशन केस। मैक्सिमम डेविएशन केस में हम लोग सोचेंगे। चलिए अब एक और चीज पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि हम इस केस में एंगल, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये है कि ये जो इमरजेंट एंगल है ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए वो हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन पहले इस केस को हम लोग मैक्सिमम डेविएशन केस में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लो और I2 हमें फाइंड करना है और R1 R2 की वैल्यू दी हुई है। R1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60 डिग्री और R2 की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो उस केस में I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। उस केस में फाइंड करेंगे तो I2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, साइन इनवर्स साइन R2 मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री का रेशियो का इनवर्स
मतलब साइन इनवर्स कितना आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3/2, ये आ जाएगा आंसर। तो ये कितना आ रहा है भाई, साइन इनवर्स 1/√3, ये आ जाएगा R2 की वैल्यू, सॉरी I2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक I1, ये मैंने क्या रखा 45 या 30 डिग्री, उस केस को भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैक्सिमम डेविएशन केस में है, और इस बात को याद रखिएगा I1 हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस? I1 is equal to what, for which I2 is equal to 90 degree is called condition of grazing emergence। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये होता है कि जो लाइट इमर्ज होके आ रही है वो इस सरफेस पे 90 डिग्री पे निकल रही है, 90 डिग्री पे निकल रही है, इस बाउंड्री के पास में निकल के आ रहा है। मतलब I2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री दी हुई है। I1 की वैल्यू नहीं, I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I2 की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है ना। ये वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, तो I1 फॉर विच I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। जस्ट इसका उल्टा, पहले इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 90 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, 90 डिग्री, दोनों में अंतर है, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब इस बाउंड्री से लाइट निकल के आ रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना। I1 इज इक्वल टू व्हाट, फॉर I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेजिंग इमरजेंस अगर होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस अगर होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये होगा कि R2 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, R2 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जब भी लेस होगा तो ही अंदर जाएगा या तो इसके पास आएगा। लेकिन R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ टिस, है ना, दैट इज इक्वल टू ए R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a माइनस R2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये R2 जो है वो IC से भी कम है, मतलब क्रिटिकल एंगल जो है उससे भी कम आ रहा है। इसका मतलब R1 जो है a माइनस IC से बड़ा है, ज्यादा है, सीधी सी बात है। a तो दोनों में कॉमन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो R1 की वैल्यू a माइनस IC से बड़ा होगा। इसको आप लोग सोचिए कैसे आया, मैंने आपको क्लियर कर बता दिया, फिर भी आप सोचिए, समझ में नहीं आया, बार बार सोचो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आया तो बार बार सोचो, एक दिन समझ में आ ही जाएगा, है ना। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब देखेंगे एक ही सरफेस पे स्नेल्स लॉ का यूज करके μ1 sin I1 दैट इज इक्वल टू म्यू sin R1। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि I1 और R1 में रिलेशन फाइंड हो जा रही है। ओके, सेकेंड चीज, सेकेंड सरफेस पे डिफ्रैक्शन की केस हम लोग हैंडल करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू होगी। लेकिन एक बात आप समझ में आ गया होगा कि R1 की वैल्यू यहाँ पे साइन I1 जो है, साइन I1 जो है वो क्या होगा, क्या ये अगर हम यहाँ पे ये बोलूं कि I1 जो है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन I1 इज ग्रेटर देन म्यू साइन R1। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताइए। क्या साइन I1 की वैल्यू जो है म्यू साइन R1 से बड़ा होगा या नहीं होगा? अभी तो मैंने इक्वल कंडीशन में बोला है, अगर ये ग्रेटर हो जाए, साइन I1 की वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है ना। तो पूछा कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम आगे देखेंगे कैसे ये वैल्यू आ रहा है। ओके,
मैक्सिमम डेविएशन का केस हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैक्सिमम डेविएशन केस में आप लोग दूसरी तरह से भी इस चीज को समझ सकते हो कि I2 एंगल ऑफ इमरजेंसी कितना हो, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस IC, क्योंकि R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ए माइनस IC। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और R2 दिया हो, R2 मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म एंड कौन सा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब कौन सा, कौन सरफेस क्रिटिकल है, फर्स्ट सरफेस पे। IC का मतलब है क्रिटिकल एंगल एट द फर्स्ट सरफेस। तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके आप I2 फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल जो भी है फर्स्ट सरफेस पे है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब दिया हुआ है, तो उस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं कंडीशन ऑफ, ये तो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या कंडीशन है, उसमें हमें एक ही चीज फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिनिमम वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, I1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें लिखा होगा R1 इज ग्रेटर देन A माइनस IC, है ना। तो उसी में से उसी को यूज करके और स्नेल्स लॉ को यूज करके आप समझ सकते हो कि साइन I जो है, साइन I1 मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू साइन A माइनस IC। इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किसके लिए, किस बात के लिए भाई, ये किसके लिए, अगर लाइट क्या करे, इमर्ज करे तब, ठीक है, इमर्ज करे तो। चलिए, तो I1 को हमने इतना सारा चीज रख दिया है, म्यू साइन I माइनस AC म्यू, और इसको एक्सपेंड करेंगे साइन A इंटू कॉस IC माइनस कॉस A इंटू साइन IC, है ना। साइन I1 इज ग्रेटर देन म्यू, इतना सारा एक्सपेंशन हम लोग लिख रहे हैं ना। और कॉस IC का मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, माइनस कॉस A साइन IC। इस तरह से हम लोग म्यू साइन A 1 माइनस इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो इस कहानी से भी आप लोग समझ में आ गया, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर कॉस A माइनस इतना, है ना। म्यू सबको डिवाइड करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, म्यू से सब डिवाइड करते जाएंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है। तो I1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, आ रही है साइन इनवर्स साइन A म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस A। इतने वैल्यू पे कम से कम इतनी वैल्यू आएगी कि लाइट क्या होगी, इमर्ज करेगी। उससे कम से इतनी वैल्यू I1 की इतनी वैल्यू होगी कि जिससे एंगल ऑफ इमरजेंस, जिसके वजह से I2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। कम से कम इतनी होगी कि I2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कम से कम कितनी, इतनी वैल्यू। इससे ज्यादा होनी चाहिए तो क्या कहानी होगी, आप समझ सकते हैं। उसके बाद कहानी क्या होगी, तो एंगल ऑफ इमरजेंस I1 हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, I1 प्लस 90 माइनस A, कितना आ रहा है, I1 प्लस 90 माइनस A, है ना। तो उस केस में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। I1 का डेविएशन, देखो I1 एक अलग चीज है और मिनिमम वैल्यू एक अलग चीज है। मिनिमम वैल्यू हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस I2 होना चाहिए, है ना। अब कंडीशन क्या था, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ, ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलिए I1 की वैल्यू मैंने 60 डिग्री रख दिया और प्रिज्म एंगल को हमने 70 डिग्री रख दिया, तो बताइए क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन। 60 प्लस दिस कितना आ रहा है, 150 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री आ रहा है, क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। Okay, current topic is our angle of minimum deviation. Minimum angle of deviation. Minimum angle of deviation ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि हमें फाइंड करनी है। What is the value of minimum angle of deviation? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से और थ्योरी से ये चीज पूरी तरह से पता किया जा चुका है, फुली फाइंड किया जा चुका है कि एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन I1 is equal to I2.
व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा तो R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप स्नेल्स लॉ से भी इसको फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू1 sin I इज इक्वल टू म्यू1 sin I इज इक्वल टू म्यू2 sin I है ना। म्यू1 को वैल्यू 1 डाल देंगे, म्यू2 की वैल्यू म्यू डाल देंगे, sin R1, और दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या फाइंड कर सकते हैं, म्यू2 इंटू साइन R2 इंटू क्या म्यू1 का वैल्यू कितना 1 sin I2। उस केस से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2 होगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, a/2 एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा हो जाएगा R1 एंड R2 की वैल्यू। ऐसे सिचुएशन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी से फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। इट हैज बीन फुल्ली एस्टैब्लिश्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज, है ना, बहुत सारे थ्योरी एक्सपेरिमेंट से फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तभी होगा व्हेन I1 इज इक्वल टू I2। यहां देखिए व्हेन I1 I2 के बराबर हो जा रहा है तो हमने कंडीशन डाला कि R1 इज इक्वल टू R2 a/2 के बराबर, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस I2, है ना। तो मिनिमम की बात मैं अगर करूं तो मिनिमम यहाँ पे लगा देंगे, तो मिनिमम अगर यहाँ पे हम मिनिमम लिख दें तो ये मिनिमम कितना आएगा, तो I1 और I2 के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I 2I माइनस A, R1 R2 बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू A लिख देंगे। बराबर नहीं भी हो तो भी एंगल A के बराबर होगा, यहाँ तो बराबर हो रहा है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। I1 और I2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और ये यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं म्यू इंटू साइन R 1 इंटू साइन I। म्यू साइन R का मतलब कितना a/2, है ना, इसको हम R मान लेते हैं, ये क्या R a/2, R2 के बदला हमने लिखा है, आप R2 भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन I2, है ना, इसको I2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे म्यू इंटू साइन A2 हमने इतना सारा वैल्यू लिखा है, ये जो I आया आपका ये क्या है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है या नहीं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस वैल्यू के लिए कौन से सिचुएशन के लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंडीशन में, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंडीशन में हम I की वैल्यू साइन इनवर्स म्यू साइन A/2 फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म दिया 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू 2, तो I1 इज इक्वल टू I2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा के हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए I1 कितना आ रहा है, ये वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स म्यू की वैल्यू कितनी है 2, और साइन 60/2 30, ये कितना हो रहा है 1/2, मतलब I1 I2 कितना हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए ये भी एक ऐसा कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बात है, और जितने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए होंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात याद रखना कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ओके, अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहूं, क्योंकि साइन I2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू लेस देन 1 होनी चाहिए, म्यू साइन A/2 कंडीशन में डाल देता हूं, है ना, इक्वल टू लेस देन 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन A/2 इक्वल टू 1/μ, है ना। तो A/2 की वैल्यू इतना हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दो, 2/μ, और साइन इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ A इज इक्वल टू लेस देन साइन इनवर्स, है ना, कितना लिखेंगे 2/μ। ओके, तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की A का हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। तो मैक्सिमम वैल्यू A का कितना होगा, है ना, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अगर इस केस में R1 इज इक्वल टू R2 ये दिया हुआ है ना, R1 इज इक्वल टू R2 लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने R1 इज इक्वल टू R2, उस कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको दिया हो कि R1 इज इक्वल टू R2 तो लिख सकते हैं 90 माइनस R1, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस R2। ठीक है जी, दोनों कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो 90 माइनस R1 ये एंगल, 90 माइनस R2 ये एंगल, दो एंगल अगर बराबर होंगे तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल अगर दोनों साइड हो जाएंगे तो ये समझना आइसोसेलेस प्रिज्म भी हो सकता है और इक्विलैटरल प्रिज्म भी हो सकता है। इस कंडीशन में
क्या होगा, जो ये जो लाइन, ये जो रे है ना, ये जो रे है पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल में निकलेंगे। ठीक है, एक प्रिज्म इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC, रे इनसाइड प्रिज्म विल बी पैरेलल टू इट्स बेस। इस बात को भी आप लोग समझिए, R1 R2 अगर बराबर हो तो याद रखना कि ये जो है ये जो लाइट है इसके पैरेलल निकलेगा, है ना। और प्रिज्म क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस होना चाहिए, तो ही कंडीशन फुलफिल है, अन्यथा फुलफिल नहीं होगा। ओके, प्रिज्म होना चाहिए क्या, इक्विलैटरल होना चाहिए या तो आइसोसेलेस होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका एक और यूज, हम जो मिनिमम डेविएशन पढ़ते हैं, इससे बहुत सारा चीज निकला, बहुत सारी बातें आई सामने में। एक बात और सामने में आई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला बताइए क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला बताइए। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन आर की वैल्यू है a प्लस डेल्टा एम, है ना, डिवाइडेड बाई 2 साइन a बाई 2। तो म्यू की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बशर्ते हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पता हो और एरिया एंगल ऑफ द प्रिज्म पता हो। तो मान लो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है, एरिया एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, 90 बाई 2 45 डिवाइडेड बाई a बाई 2, ये मतलब 30 डिग्री, है ना। तो क्या होगा, फाइंड कीजिए, बताइए कितना होगा इसकी वैल्यू, क्या होगा वैल्यू, साइन 45, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन कितना है 60, 60 मतलब 1 बाई 2, ये हम लिखेंगे 1 बाई 2, ये चला जाएगा ऊपर, ये कितना बचा रूट अंडर 2, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बहुत सारे वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने यहां पर, है ना, अगर मैंने एरिया को 120 डिग्री डाल दिया, है ना, कितना दे दिया मैंने 120 डिग्री, ठीक है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री आ जाए, वो कितना आ जाए 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री आ जाए, तो उस केस में भी आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करके बता लेना, है ना। आप लोग जान जाओगे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम इस थ्योरी से जान सकते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन से जान सकते हैं। ओके, ओके, अभी हम लोग जानते हैं कि ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की जो कहानी है ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहानी कुछ आगे बढ़ रहा है, तो थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन धीरे 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 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। और एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू यहां पे आ जा रही है, ये मिनिमम वैल्यू है, इस जगह पे मिनिमम वैल्यू आएगी जब I1 इज इक्वल टू I होगा, और I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो यहां पे आप गौर से देखिए कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ग्राफ कुछ इस तरह का है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू पे आता है, उस बाद फिर हम लोग और बढ़ा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, और बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन को जिस तरह से बढ़ाएंगे उस तरह से, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, है ना,
जिस तरह से बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है ना। ये ग्राफ बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, लीनियरली नहीं है, कुछ ऐसा बता रहा है और ये इस तरह से वेरी कर रहा है। ओके, अगर ये पैराबोला है तो भी आप समझ सकते हो कि कितना तेजी से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो देखो यहाँ घट के मिनिमम आ रहा है, फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा है तो और तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से घट रहा है। तेजी से घटना, तेजी से बढ़ना, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ये एक्सपेरिमेंट से बनाया गया, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, कोई अपने मन से नहीं बता रहा, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। जो प्लॉट हुआ है, जो ग्राफ प्लॉट आया है, जो ग्राफ की प्लॉट हुई है, ग्राफ कुछ इस तरह से लाइक दैट पैराबोला दिख रहा है, कुछ पैराबोला टाइप का लग रहा है ना। चलिए ठीक है, पैराबोला है तो समझ लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बता रहा है बशर्ते क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल सेम होना चाहिए प्रिज्म का, लैम्डा सिंगल लाइट का होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, लैम्डा भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और एंगल ऑफ प्रिज्म ये सब कांस्टेंट होने चाहिए, तो ही ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इस तरह से। नेचर ऑफ प्रिज्म सेम रहना चाहिए, लाइट भी सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ प्रिज्म भी एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही ये ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां देखिए एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बशर्ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ द प्रिज्म सेम एक जैसा होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, गिवन मटेरियल सेम, गिवन मटेरियल लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, नेचर भी प्रिज्म का सेम रहना चाहिए, लाइट भी वही रहना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही रहना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म है सबसे कम है, इसमें ज्यादा डेविएशन होगा, इसमें इससे भी ज्यादा डेविएशन होगा, और 120 डिग्री में सबसे ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैंने फॉर्मूला बताया, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ था ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, म्यू को हमने कांस्टेंट रखा है, तो ये कहानी हमने पढ़ा है ना, म्यू लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके सब सेम होंगे तब, है ना। तो इस ग्राफ को भी आप लोग समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हो, है ना, और लाइट दिया हो, ये सब के सब सेम हो, कांस्टेंट हो, गिवन हो, फिक्स हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, मतलब म्यू क्या है, नेचर ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब ओवरऑल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस प्रिज्म का, उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रिज्म। जैसे कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से ज्यादा होता है, तो डेविएशन जो होगा वो फ्लिंट ग्लास में ज्यादा होगा और क्राउन ग्लास में क्या होगा, कम होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं डेविएशन इन फ्लिंट ग्लास इज मोर देन डेविएशन इन क्राउन ग्लास। समझ में आ रहा है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं, इस टॉपिक को हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, कि अगर हम एक व्हाइट लाइट गिराते हैं ना, किसी प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट को गिराएंगे तो प्रिज्म क्या करता है, उसको जितने सारे कलर हैं सबको सेपरेट कर देता है। ऐसे फिनोमेनन को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लैम्डा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, वायलेट कलर होगा, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है, इसलिए सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड होगा। तो बहुत सारे व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे कलर होते हैं। तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा, रेड सबसे कम होगा, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ द लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू है ना, म्यू माइनस 1, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, म्यू किस पे डिपेंड करता है, कॉची रिलेशन से a प्लस बी बाई लेमडा पे डिपेंड करता है इनवर्सली। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे, है ना। ये मैंने चीज आपको बता दिया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से, है ना।